लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 3 रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स। इस वीडियो में जिस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है वो टॉपिक है एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, पूरे डिटेल में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई मोशन कहीं पे हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, उसके बारे में भी हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक हमने देखा है वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और उसके बाद अब एक्सेलरेशन का डिस्कशन यहाँ पे हम कर रहे हैं। इन सभी पॉइंट्स के रिलेटेड कुछ MCQs भी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर अच्छी तरह से है तो ही आप MCQs अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो इस वीडियो में जिन टॉपिक को हमें डिस्कस करना है सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सेलरेशन, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन, उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन? Okay, so to understand this concept, let us consider there is a one particle which is moving on this path. एक पार्टिकल है वो इस पाथ पे मूव कर रहा है। ओके, दिस इज द स्ट्रेट पाथ, इमेजिन दैट। अब ये पार्टिकल अगर मोशन में है और इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो भी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इफ इट इज रिमेन्स सेम थ्रू आउट इट्स मोशन, तो इस टाइप के मोशन को हम कहेंगे मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर हर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी सेम है तो इस टाइप के मोशन को हम कहेंगे मोशन हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, लेकिन इस पार्टिकल का अगर मोशन हो रहा है और हर इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रहा है, हर इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रहा है, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज एन एक्सेलरेटेड मोशन। जहां पे भी वेलोसिटी चेंज होता है तो वहां पे एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, तो इसी को डिस्कस करने के लिए यहां पे चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ओके, अब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है वो सबसे पहले अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत कंसेप्चुअल है। एक बार समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एक तो उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है या दोनों चेंज हो रहे हैं। ओके, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, जैसे कि इस पार्टिकल का अगर मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन वही है, ओके, डायरेक्शन कांस्टेंट है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, किसी और एग्जांपल में मैग्नीट्यूड उसका उतना ही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जब सर्कुलर मोशन होता है किसी पार्टिकल का विथ यूनिफॉर्म स्पीड, उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट इट्स डायरेक्शन गेट चेंजेस। ये हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल के साथ स्टडी किया था। ओके, तो यहाँ पे मुझे इतना बताना है, जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब है एक तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा या उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा या एट ए टाइम दोनों चेंज हो रहे होंगे। ओके, तब जाके वेलोसिटी चेंज होता है। जब वेलोसिटी चेंज होता है देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज एन एक्सेलरेटेड मोशन। अब यहाँ पे हम दो एग्जांपल्स लेंगे। ओके, ध्यान से सुनिएगा। चेंज इन वेलोसिटी को ज़्यादा डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो चेंज इन वेलोसिटी ऐसा पहला केस देखेंगे जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल दिस कार, ये कार जो भी है ये स्ट्रेट पाथ पे मूव हो रहा है, ऐसा कंसीडर करके चलिए। इट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट रोड। ओके, तो जब आप कार को एक्सेलरेट करोगे
कार का जब एक्सेलरेशन आप दबाओगे तो इस कार की वेलोसिटी जो भी है ये कंटिन्यूसली बढ़ेगा। अब वेलोसिटी बढ़ रहा है मीन्स व्हाट, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे उसका बढ़ रहा है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी जो भी मैग्नीट्यूड है उस वेलोसिटी का वो बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है। जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो, ऑलरेडी कार मोशन में है, जब हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त एग्जैक्टली क्या हो रहा है, उसका जो भी मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो कम हो रहा है। तो इस केस में, स्पेशली इस केस में यहाँ पे मैग्नीट्यूड एक तो बढ़ रहा है या मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की वैल्यू कम हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम उस व्हीकल को एक्सेलरेट करेंगे, ओके, एक्सेलरेशन दबा के, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, अगर कार का मोशन इस डायरेक्शन में है तो हर वक्त इसकी वेलोसिटी जो भी रहेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन यही रहेगा। ओके, जब आप एक्सेलरेटर पे पैर रख रहे हो और इस गाड़ी का स्पीड बढ़ा रहे हो, यानी वेलोसिटी का क्या बढ़ा रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड, उस वक्त उस गाड़ी का जो भी एक्सेलरेशन होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे, गाड़ी उसी डायरेक्शन में मोशन में है, जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे उस वक्त उसका जो भी स्पीड है वो कम होगा, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा। उस वक्त उस गाड़ी का जो भी एक्सेलरेशन होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, विच इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। उसको पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इस केस में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ये तो देखा होगा आपने, ओके, बहुत सारे एडवेंचर पार्क में वगैरह देखा होगा या कई मेले में देखा होगा। दिस इज कॉल्ड एज एन मौत का कुआं, डेथ वेल। ओके, अब इसमें क्या होता है, इसमें आपने देखा होगा कि बाइक जो भी है, एक बाइक इसके ऐसे चलाता है उसके ऊपर, ओके, सर्कुलर मोशन यहाँ पे कर रहा है। अब इस केस में अगर इस बाइक की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं टांजेंट ड्रॉ करूँगा तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दिस मोमेंट। जब भी ये बाइक यहाँ पे आ जाएगा उस वक्त जो भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा वो रहेगा, यानी इसका स्पीड अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कांस्टेंट है, स्पीड जो भी है वो कांस्टेंट है इस बाइक का। सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो भी वेलोसिटी यहाँ पे चेंज होगा। अब ऐसे केस में जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वेदर इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि उसका स्पीड का मैग्नीट्यूड कैसा है, कांस्टेंट है, स्पीड कैसा है, कांस्टेंट है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या इस केस में इस बाइक का एक्सेलरेशन हो रहा है? द आंसर इज दैट यस। अगर एक्सेलरेशन हो रहा है, क्या वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? तो आंसर इज दैट नॉट। जो भी एक्सेलरेशन यहाँ पे हो रहा है वो एक्सेलरेशन इट इज टुवर्ड्स द रेडियल डायरेक्शन में होगा। ओके, ये हम सर्कुलर मोशन में स्टडी करेंगे। सो दिस इज द एक्सेलरेशन विच इज कॉल्ड द रेडियल एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एट दैट मोमेंट। ओके, अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से अगर व्हीकल का एक्सेलरेशन हो रहा है तो वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो भी रहेगा उस इंस्टेंट पे, सो दिस एक्सेलरेशन एंड एट दैट इंस्टेंट जो भी वेलोसिटी है ये दोनों एक में को परपेंडिकुलर रहेंगे। और इस केस में अगर हम देखते हैं जो लीनियर पाथ पे था सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, इस केस में जो भी एक्सेलरेशन होगा एक तो वेलोसिटी को पैरेलल रहेगा या एंटी पैरेलल रहेगा। ओके, पैरेलल कब रहेगा? अगर स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रहा है तो। एंटी पैरेलल वेलोसिटी के साथ कब रहेगा एक्सेलरेशन? जब स्पीड कम हो रहा है तो। ओके, तो इस केस में वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल रह सकता है अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो, लेकिन जब उसका डायरेक्शन चेंज होता है उस वक्त जो भी एक्सेलरेशन है इट इज ऑलवेज रेडियल डायरेक्शन। ओके, सो इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मुझे सिर्फ इतना बताना था, इस केस में जब भी किसी पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, अब इसका मतलब क्या है? एक तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है
या उस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या दोनों चेंज हो सकते हैं। अब जब दोनों चेंज होंगे, क्योंकि इस केस में सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड चेंज किया था, डायरेक्शन सेम था, इस केस में हमने मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखा, डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो रहा था। अगर दोनों हो रहे तो दो टाइप के एक्सेलरेशन रहेंगे, दोनों का रिजल्टेंट हमें लेना पड़ेगा। ओके, तो एक मैग्नीट्यूड की वजह से एक्सेलरेशन, दूसरा डायरेक्शन की वजह से। ऐसे एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स आएंगे, उसको कहते हैं एक रेडियल डायरेक्शन और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब देखिए इसी केस में इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दोनों चेंज हो रहे हैं। मान के चलिए कि इस बाइक की स्पीड जब वो मोशन कर रहा है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। ओके, 100 किलोमीटर से लेके वो 120 किलोमीटर पर आवर इतने स्पीड उसने बढ़ा लिया खुद का। अब उस इंटरवल में जब उसका स्पीड बाइक की बढ़ रही है, लेकिन बाइक की अगर स्पीड बढ़ रही है तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ हर इंस्टेंट पे वहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो ऐसे केस में यहाँ पे दो एक्सेलरेशन रहेंगे। सो वन एक्सेलरेशन इज अलोंग टेंजेंट, सो दिस इज द एक्सेलरेशन, ओके, विच इज अलोंग द टेंजेंट, दिस इज द रेडियल एक्सेलरेशन। दोनों एक्सेलरेशन रहेंगे। तो यहाँ पे जो भी नेट एक्सेलरेशन रहेगा उस केस में द नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वेक्टर सम ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल एक्सेलरेशन। तो इसके बारे में पूरे डिटेल में हम सर्कुलर मोशन में स्टडी करने वाले हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए टी का, ए आर का फॉर्मूला क्या होगा, वो हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे ये था डिस्कशन अबाउट द एक्सेलरेशन। ओके, अब हम बात करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब एवरेज एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे देखेंगे हम। सो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर दैट लेट अस कंसिडर दिस केस, दिस इज द वन सरफेस, ऑन दिस सरफेस देयर इज अ वन ऑब्जेक्ट, एक बॉल है, ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं। ये बॉल ऑलरेडी मोशन में है। ओके, ये इस फ्लैट सरफेस पे मूव कर रहा है। जब वो यहाँ पे पहुंचा, ओके, तो उस वक्त टाइम की वैल्यू हो चुका था t1 और उसकी वेलोसिटी था v1। जब वो यहाँ पे पहुंचेगा, मान के चलिए कि उसकी वेलोसिटी हो चुका है v2 और उस वक्त टाइम हो चुका है t2। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना है, तो चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितना चेंज हो चुका है। तो आंसर इज दैट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना हुआ है, ये जो वेलोसिटी चेंज हुआ है, ओके, इन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो ये जो भी वेलोसिटी चेंज हुआ है इसमें कितने टाइम इंटरवल में चेंज किया है, तो आंसर इज दैट t2 माइनस t1। ओके, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी में मिल गया इन दो टाइम इंटरवल में। ओके, तो एक्सेलरेशन जो भी होगा, एवरेज एक्सेलरेशन, दिस एवरेज एक्सेलरेशन it is a vector A, average acceleration is equals to change in velocity upon time interval. So this is a simple definition of average acceleration. ओके, तो दो पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट पे हम देखेंगे कि वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है। जो भी चेंज हुआ है उसको हम यहाँ पे लेंगे, दैट इज अ v2 माइनस v1 अपॉन टाइम इंटरवल। तो इन दोनों का रेशियो इज अ एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे मान के चलिए कि वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड था और यहाँ पे वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है। अब हमें बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे सिर्फ वेलोसिटीज क्या है। हो सकता है कि उसका मोशन कुछ अलग होगा, कि यहाँ पे जब पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड होगा, यहाँ पे वो 35 होगा, यहाँ पे 45 होगा, फिर यहाँ पे 35, फिर यहाँ पे 30। तो बीच में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रहा है किसी भी पॉइंट पे इस टाइम इंटरवल में, उससे हमें मतलब नहीं है, उसे हमें मतलब नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन जो भी है ये सिर्फ फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है और इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है उसी के ऊपर डिपेंड होगा। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है,
बीच में वेलोसिटी बढ़ा, बाद में वेलोसिटी कम हो गया और यहाँ पे 20 हो गया। ओके, फाइनल पोजीशन पे कितना है 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियल पोजीशन पे कितना था 20 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में एवरेज एक्सेलरेशन जो भी आएगा इट शुड बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि उस फाइनल पॉइंट पे और इनिशियल पॉइंट पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है। ओके, इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, इट्स अ इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। पहले स्लाइड में जो भी हमने डिस्कस किया था वो इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में ही था, लेकिन अब मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा वो हम देखेंगे। तो मान के चलिए कि उसी एग्जांपल को लेते हुए पार्टिकल सरफेस में मूव हो रहा है, तो v इतना वेलोसिटी है जब टाइम की वैल्यू t हुआ था, v प्लस डेल्टा v इतनी वेलोसिटी है जब टाइम की वैल्यू t प्लस डेल्टा t इतना हुआ था। तो टाइम इंटरवल कितना हुआ डेल्टा t, वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है डेल्टा v। तो यहाँ पे हमने अभी एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू लिया था, सो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो ये था एवरेज वेलोसिटी का। अब मान के चलिए कि डेल्टा t जो भी है इट टेंड्स टू 0, डेल्टा t जो भी है इट टेंड्स टू 0, यानी हम बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल ले रहे हैं, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। अब ऐसे केस में स्मॉल टाइम इंटरवल अगर ले रहे हैं तो डेल्टा v आल्सो टेंड्स टू 0, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इसकी जो भी वैल्यू होगा वो फाइनाइट होगा। ओके, ये फाइनाइट होगा। तो इसके बेसिस पे अगर एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें तो मिल चुका है, लेकिन हमें एक्चुअली इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमें लिमिटिंग कंडीशन डालना होगा। सो लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। सो दिस इज इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं dv अपॉन dt। सो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। Instantaneous acceleration, or simply it is also called as an acceleration. Okay, so acceleration is equals to dv by dt. So this is the velocity, the rate of change of velocity with respect to time, या time rate of change of velocity is called as an acceleration. अब acceleration का यूनिट क्या होगा, तो obviously it's a meter per second square। इसके डायमेंशन क्या होंगे, तो m यहाँ पे 0 आएगा, l 1 आएगा, t -2 आएगा। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द एक्सेलरेशन। ओके, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है, सो dv बाई dt ये एक फॉर्मूला होगा। अगर एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, सो डेल्टा v बाय डेल्टा t। इतने टाइम इंटरवल में, यहाँ पे टाइम इंटरवल ज़्यादा है, इतने टाइम इंटरवल में कितनी वेलोसिटी चेंज हुआ है, उन दोनों का रेशियो इज अ एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, तो ये था डिस्कशन अबाउट द एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे होता है पहले स्लाइड में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। अब यहाँ पे इन सभी टॉपिक के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हायर लेवल के क्वेश्चन हम आगे जाके सॉल्व करेंगे। ओके, तो बेसिक लेवल पे क्वेश्चन भी हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ये ऐसा मानना है कि ये जो भी क्वेश्चन है, ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। ये क्वेश्चन भी उसमें रिपीट होंगे, वो क्वेश्चंस आपको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद बचा हुआ ये जो भी वीडियो आपको बाद में देखना है। जब हम कंसेप्ट समझते हैं, कंसेप्ट समझ के बाद अगर हम अप्लाई कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो ही हमें अच्छा कंसेप्ट समझ में आ गया। फिजिक्स में स्पेशली कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और समझने के बाद उसको अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको JEE या नीट में रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अ पार्टिकल मूव्स along a semicircle of radius 10 meter in 5 seconds. The average velocity of the particle is,
जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि डिस्प्लेसमेंट हो या वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, इन तीनों पॉइंट के ऊपर हम क्वेश्चन इस पे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन है ये एवरेज वेलोसिटी के रिलेटेड है। अब यहाँ पे एक सेमी सर्कल है, ओके, मान के चलिए ये सेमी सर्कल है। सो ये रेडियस होगा, सॉरी सेंटर होगा। सो सेंटर से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यानी इसका रेडियस जो भी है, ये दिया है 10 मीटर। ओके, पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ से वो यहाँ तक आया। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, कितने टाइम इंटरवल में आया? 5 सेकंड में। तो हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ओके, तो अभी तक आपने कैलकुलेट किया होगा, अगर नहीं किया है तो देखते हैं हम यहाँ पे। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है यहाँ पे? सो पहले पार्टिकल यहाँ पे था, फिर यहाँ पे पहुंचा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। फाइनल पोजीशन ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सो इट्स अ 10 मीटर प्लस 10 मीटर यानी 20 मीटर अपॉन टाइम इंटरवल कितना लगा यहाँ पे? 5 सेकंड। सो दिस इज इक्वल्स टू कितना आएगा? सो वी एवरेज इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड। तो इतना एवरेज वेलोसिटी आ चुका है। द आंसर इज दैट डी ऑप्शन, 4 मीटर पर सेकंड। अब बच्चे यहाँ पे क्या लेते हैं? बच्चे अक्सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, ओके, सॉरी डिस्टेंस ले लेते हैं। अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा पाई आर। ओके, पाई आर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब यहाँ पे पाई आर, आर की वैल्यू कितना है? 10 मल्टीप्लाइड बाय पाई यू अपॉन 5 सेकंड। सो ये आ जाएगा 2 पाई। और ये जो भी आंसर है इसमें ऑलरेडी दिया होगा 2 पाई एमएस। लेकिन यहाँ पे हमें गलती नहीं करना है। हमें क्या पूछा है? अगर एवरेज स्पीड पूछा होता तो ये आंसर करेक्ट था, एवरेज वेलोसिटी पूछा है तो ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट वन, सेकंड नंबर, the ratio of the numerical values of average velocity and average speed of a body is always, इसका आंसर आप देख सकते हो। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ओके, जब हमने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को कंपेयर किया था, उस वक्त हमने देखा था कि एवरेज वेलोसिटी जो भी होता है इट मे बी 0 और लेस देन एवरेज स्पीड। ओके, तो यहाँ पे 100% यूनिटी रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि किसी भी मोशन में, ओके, किसी भी मोशन में एवरेज स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। कभी कभी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम हो सकता है, हमने एग्जांपल के साथ उस केस में देखा है। तो इस केस में आंसर जो भी आएगा यूनिटी और लेस आएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि जो भी एवरेज स्पीड है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। ओके, सो यहाँ पे अगर ऊपर बार दे दिया तो इसका मतलब है ये वेलोसिटी होगा और ये स्पीड होगा, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम। तो इससे ये हमेशा ज़्यादा या इक्वल होता है। इक्वल कौन से केस में होता है? अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अगर सेम है तो तब जाके इक्वल की कंडीशन आएगी। अदरवाइज एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड हमेशा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एवरेज वेलोसिटी। तो अगर इक्वल है तो यूनिटी आएगा, अदरवाइज लेस आएगा। दिस ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। बढ़ते थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। थर्ड प्रॉब्लम, द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, ओके, द फर्स्ट स्टेटमेंट, अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी will not necessarily have zero acceleration. सेकंड पढ़ते हैं, a body having zero velocity will necessarily have zero acceleration. Okay, a body having uniform speed can have only uniform acceleration. A body having non-uniform velocity will have zero acceleration. अब मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट देखते हैं, अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नॉट नेसेसरी हैव जीरो एक्सेलरेशन। अब बॉडी की वेलोसिटी जीरो है, क्या उस वक्त उस बॉडी का एक्सेलरेशन रहेगा? तो आपको ये लग रहा होगा कि यस,
जब बॉडी की वेलोसिटी जीरो है तो उस वक्त उसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। ओके, अब मान के चलिए कि यहाँ पे दो एग्जांपल लेते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन पे है। ओके, रेस्ट पोजीशन पे है। हाँ, रेस्ट पोजीशन पे अगर है तो इसकी वेलोसिटी कितना है बेटा, जीरो। अब एक्सेलरेशन कितना होगा, इस केस में तो जीरो होगा, बराबर है। ओके, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया है, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया है, अब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करेंगे तो ड्यू टू ग्रेविटी उसकी जो भी वेलोसिटी होगा वो कम कम होती जाएगी। एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। उसके बाद वो नीचे जब आएगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ से हमने फेंका था उसको, अब यहाँ पे बॉल आ गया, तो यहाँ पे इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है, जी इतना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जिस वक्त उस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो उस वक्त उसका एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है या उसको एक्सेलरेशन भी रह सकता है। तो इसके बेसिस पे ये ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है। देखिए, अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी, दोनों केस में जीरो है, विल नॉट नेसेसरी हैव जीरो एक्सेलरेशन। ओके, तो ये जीरो एक्सेलरेशन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो विल नॉट नेसेसरी हैव जीरो एक्सेलरेशन, सो दिस इज द करेक्ट वन। क्योंकि ये जीरो एक्सेलरेशन यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इस केस में जीरो एक्सेलरेशन नहीं है, भले ही वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन कितना है उसका, जी इतना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नेसेसरली हैव जीरो एक्सेलरेशन। तो इस केस में ये फिट बैठ रहता लेकिन ये फिट नहीं बैठता। यानी इसका कहना ऐसा है कि जब जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सेलरेशन हमेशा जीरो रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ये रॉन्ग है। अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, हम जो ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ओके, मान के चलिए कि एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे चेंज होगा। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी किसके वजह से चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसका। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन हर इंस्टेंट पे कैसा रहेगा बेटा, तो एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द रेडियस, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। जब पार्टिकल यहाँ पे होगा द एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसा होगा, जब पार्टिकल यहाँ पे होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऐसा होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मींस एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो इसका जो भी कहना है कि बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन में ठीक है लेकिन सर्कुलर मोशन में ये सही नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा कैसा रहता है, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग रेडियस। सॉरी, बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल हैव जीरो एक्सेलरेशन। अब जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन तो रहेगा भैया, चाहे वो डी एक्सेलेट हो या एक्सेलेट हो। ओके, लेकिन वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन रहेगा, तो ये भी रॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैज अ वेलोसिटी दैट इंक्रीजेस लीनियरली with the time, that is v is equals to kt। ओके, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, v is equals to k into t, where k is 2 मीटर, k की वैल्यू दिया है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड विल बी। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, ओके, अब वेलोसिटी दिया है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसके पहले के लेक्चर में हमने एक इक्वेशन दिया था, आपको याद होगा, वो इक्वेशन कुछ इस तरीके का है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी। अब इस इक्वेशन में ओके, वेलोसिटी अगर दिया है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम इजीली ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। और ये जो भी मोशन हो रहा है लीनियर मोशन है, ये लीनियर मोशन है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। ओके, सो यहाँ पे हम एस भी लिख सकते हैं या डी भी लिख सकते हैं क्योंकि लीनियर मोशन है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v की वैल्यू कितना है, kt,
k इंटू टी वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इंटू डी टी। अब k जो भी है ओके वो कांस्टेंट लेंगे, उसकी वैल्यू है 2, तो k बाहर निकला यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू डी टी। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगा k इंटू टी स्क्वायर, ओके टी स्क्वायर बाय 2। ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू डी टी इज अ टी स्क्वायर बाय 2। ओके तो ये डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ t हमें यहाँ पे मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में हम k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमें किस टाइम पे चाहिए, जब पहले 3 सेकंड, यानी t की वैल्यू कितना हो चुका है, 3 सेकंड हो चुका है। तो उस वक्त k की वैल्यू यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय t की वैल्यू यहाँ पे 3 सेकंड, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2, सो 2 गेट कैंसल, हियर 3 का स्क्वायर आएगा 9 मीटर। तो आंसर है कि 9 मीटर, यस। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट वन। तो हमें जब वेलोसिटी दिया है तो उसके बेसिस पे एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करना है उसका इक्वेशन पता होना चाहिए। अब वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होता तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करते, a इज इक्वल्स टू dv बाय dt। अगर वेलोसिटी दिया है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके आंसर 9 मीटर आया। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके अ बॉडी स्टार्ट, 5th क्वेश्चन, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन से उसका मोशन स्टार्ट हुआ है and moves along the x-axis such that the velocity at any instant is given by 4t cube minus 2t, 4t cube minus 2t, where t is in second and velocity is in meter per second. Okay, what is the acceleration of the particle when it is 2 meter from the origin? Okay, हमें acceleration find out करना है जब वो 2 मीटर पे पहुंचा है, व्हेन इज इट 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे थोड़ा हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन भी यहाँ पे लिखना है। ओके तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 4t क्यूब माइनस 2t। अब वेलोसिटी के बेसिस पे एक्सेलरेशन को ऐसे फाइंड आउट करना है, अभी हमने डिस्कस किया था। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाय dt। सो dt ऑफ, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे विच इज इक्वल्स टू 4t क्यूब माइनस 2t। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद एक्सेलरेशन का जो भी फॉर्मूला आएगा यहाँ पे देखिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म 4 कॉमन निकलेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ t क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू t ये कितना आएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू इट्स द 4 मल्टीप्लाइड बाय डिफ्रेंशिएशन करना है हमें, तो यहाँ पे 3t स्क्वायर, ओके 3t स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी, और t का डिफ्रेंशिएशन होगा 1। ओके इतना आ गया। सो दिस इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 12t स्क्वायर माइनस 2। इतना एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे मिल चुका है। ओके अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, 2 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना लग रहा है, एक बार वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो डिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी। सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4t क्यूब माइनस 2t इंटू डी टी। सो डिस्टेंस जो भी है दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म कितना आएगा, सो 4t टू द पावर 4 अपॉन 4। सो यहाँ पे बचेगा t टू द पावर 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म कितना आएगा 2t स्क्वायर बाय 2, यानी t स्क्वायर बचेगा। ओके इतना वैल्यू आ जाएगा। अब d की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे 2 मीटर दिया है, सो विच इज इक्वल्स टू 2 मीटर। डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर चुका है, वो 2 मीटर कर चुका है। तो 2 मीटर ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना लगा होगा वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब इस इक्वेशन के बेसिस पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं t टू द पावर 4 माइनस t स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके तो यहाँ पे थोड़ा रीअरेंज करेंगे
सो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं कि देखिए टी स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या इक्वेशन आता है कि देख लीजिए। सो टी स्क्वायर फर्स्ट टर्म इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो टी स्क्वायर टी टू द पावर 4 आएगा, टी स्क्वायर इंटू 1 यानी टी स्क्वायर आएगा, माइनस 2t स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2t स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर आएगा, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, यानी ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन के बेसिस पे ये दोनों टर्म का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। एक तो इस टर्म का 0 आना चाहिए या इस टर्म का 0 आना चाहिए, लेकिन टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके तो यहाँ पे देयरफॉर दिस टर्म की वैल्यू 0 नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली इस टर्म की वैल्यू 0 होगा, तो ये ओके इस टर्म की वैल्यू 0 होगा। सो देयरफॉर फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन से दैट टी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2। ओके टी की वैल्यू कितना आया, √2 सेकंड, √2 सेकंड। अब टी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद ओके सो एक्सेलरेशन कितना है वो देखेंगे। सो 12 टी का स्क्वायर, टी की वैल्यू कितना है √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा माइनस 2, सो दिस इज इक्वल टू 24 माइनस 2 यानी 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये आंसर है क्या दिया हुआ, यस, सो बी ऑप्शन इज देयर, बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। तो इस तरीके से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम हम अच्छी तरह से तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले कुछ दिनों में पूरा सिलेबस जितने भी कंसेप्ट्स है HC वर्मा सर की किताब में वॉल्यूम 1 हो या वॉल्यूम 2 हो, सभी के सभी वॉल्यूम्स हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।